हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनडाउटेडली विद अनुभव अगेन। लास्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने हाई कोर्ट की सीरीज कंप्लीट की है और आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सीरीज रहेगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। जब मैं इलेक्शन कमीशन कहता हूं दैट मीन्स मैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात करता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 के अंडर आता है। इलेक्शन कमीशन दो तरीके के होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एक होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो मेन फंक्शन होता है, ऑब्वियसली इलेक्शन करवाना ही होता है, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद के इलेक्शंस करवाती है। और स्टेट इलेक्शंस कमीशन जो होते हैं वो पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एट प्रेजेंट दैट मींस 2020 में इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 ऑफिसर्स हैं, जिसमें जो चेयरपर्सन होता है उसे हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। इसके अलावा 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं जिन्हें हम लोग ऑर्डिनरी कमिश्नर या सिर्फ कमिश्नर कहते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट मींस इलेक्शन कमीशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं, 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा, जो भी चेंजेस होते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के नंबर्स में, उसका जो डिसीजन होता है सोल अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही मेंबर थे। जैसे आज 3 है, इस बीच 50 से लेकर 89 के बीच में सिर्फ एक ही मेंबर थे जो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को हमने ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 1 से बढ़ा के उसके नंबर्स हमने कर दिए 3। दैट मीन्स 1989 में हमने 2 मेंबर्स और बढ़ा दिए। उनके चेयरपर्सन को हमने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर्स को कहा अदर कमिश्नर। हमने 1 से 3 मेंबर्स क्यों किए, इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था। इस 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया था, 1989 से पहले जो वोटिंग एज थी इंडिया में, वोट देने का जो अधिकार था वो 21 ईयर्स का था। लेकिन 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस 21 की एज को घटाकर कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। दैट मीन्स 3 साल कम कर दिए गए। सो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे जो ऐसे सिटीजन्स हैं जो 19, 20 या 21 के थे वो अब ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए वोट देने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया, तो अब उन्हें ज्यादा लोगों को इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल करना पड़ा, ज्यादा लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए इसके मेंबर्स बढ़वाए गए। लेकिन फिर से जनवरी 1990 में, इसके 1 साल बाद, ये जो 3 मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन में वापस उसको 1 कर दिया गया। देन अगेन अक्टूबर 1993 में उन मेंबर्स को फिर से 3 कर दिया गया और आज की डेट में 1993 से लेके 2020 तक 3 ही मेंबर्स हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1950 से लेकर 89 तक एक ही मेंबर होता था, 1989 में उसके 3 मेंबर कर दिया गया, 1990 में अगेन 1 मेंबर और 1993 में लेकर अब तक अगेन देयर आर बेसिकली 3 मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। एक चीज यहां पर आपको नोट करनी है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स या टिल द एज ऑफ 65 होता है। दैट मीन्स इन दोनों में से जो भी पड़ाव पहले आ जाए उस पॉइंट पर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिसर है जो 62 की एज में इलेक्शन कमिश्नर बना है तो इसका जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, वो 3 साल का ही रहेगा क्योंकि वो 65 के हो जाएंगे 3 साल बाद। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 58 की एज में अगर बना है इलेक्शन कमिश्नर तो ये पूरे के पूरे 6 साल तक रहेगा और ये 64 की एज में रिटायर होगा। सो या तो आपके टेन्योर को 6 साल हो चुके हो या आपकी एज 65 हो चुकी हो। इस आधार पर हम लोग टेन्योर डिसाइड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ये थी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी इसमें हम लोग उनके टोटल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो इस स्लाइड में हम लोग अब इलेक्शन कमीशन के मेन फंक्शंस देखने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन का जो सबसे मेन फंक्शन होता है ऑब्वियसली वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाना होता है, लेकिन टोटल 6 तरीके के इलेक्शंस होते हैं जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा,
लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम लोग विधानसभा या स्टेट इलेक्शन या चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो 6 इलेक्शंस होते हैं ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाती है। लेकिन जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, दैट इज पंचायत और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। कई बार ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन स्टेट इलेक्शन करवाती है, येस और नो काइंड ऑफ ऑप्शंस होते हैं। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करवाती है और लोकल इलेक्शन पंचायत और नगर पालिका के इज अप टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन होता है इलेक्शन कमीशन का, दैट इज वोटर रजिस्ट्रेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन यानी जब भी कोई सिटीजन 18 साल का होता है, अडल्ट होता है, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना या फिर उसके लिए वोटर आईडी बनाना, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा इलेक्शन अनाउंसमेंट, जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, लोकसभा से लेकर विधानसभा इलेक्शंस तक, वो इलेक्शंस कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, उनका रिजल्ट कब आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इलेक्शन जो अनाउंसमेंट होता है बेसिकली दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। हम देखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल बीजेपी, उनका जो सिंबल है दैट इज कमल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू। तो ये जितने भी इलेक्शन सिंबल्स होते हैं सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये अपने मन से वो सिंबल्स को सेलेक्ट नहीं करते, चूज नहीं करते। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा अलग अलग लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो स्टेटस देने का जो राइट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी इलेक्शन कमीशन का होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन, तो उस इलेक्शंस में जो रूल्स रेगुलेशंस की जो गाइडलाइंस होती हैं उसे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 24 घंटे या 48 घंटे पहले आपको अपना जो प्रचार प्रसार है वो बंद कर देना है, या फिर जब भी कोई कैंडिडेट वोट देने के लिए, खुद के लिए वोट देने के लिए जाता है, तो वो किसी भी तरीके के पार्टी सिंबल का यूज उस वक्त नहीं कर सकता। तो जितने भी गाइडलाइंस होती हैं इलेक्शन से पहले की, वो कोड ऑफ कंडक्ट कहलाती हैं। इस कोड ऑफ कंडक्ट का जो डिसीजन होता है, इसको कब कैसे कहाँ इंप्लीमेंट करना है, वो भी इलेक्शन कमीशन करती है। इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेती है। एंड अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट के किसी भी रूल को वायलेट किया जाता है, उसका हनन किया जाता है, तो जो एक्शन लिया जाएगा वो भी इलेक्शन कमीशन ही उस पर लेती है। इसके अलावा हर वो एडवाइस जो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होती है, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन की जो एडवाइस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। मेंस में जब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली हम लोग मेंस के लिए अलग लेक्चर बनाएंगे। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, उनकी रिमूवल प्रोसेस कैसी होती है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस। इससे पहले हमने हाई कोर्ट की सीरीज कवर की है और उससे पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की सीरीज कवर की है। तो सुप्रीम कोर्ट की सीरीज में अगर आप पार्ट 2 में जाएंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका रिमूवल कैसे होता है। तो जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की होती है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर के भी रिमूवल की होती है। सो नाउ बेसिकली देयर आर 3 बॉडीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और इलेक्शन कमिश्नर। इन तीनों के जो मेंबर्स होते हैं या जजेस होते हैं, इन तीनों की जो रिमूवल प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। और ऑब्वियसली बात है कि जब इनकी रिमूवल प्रोसेस सेम है तो इनको हटाएगा कौन पोस्ट से? प्रेसिडेंट अपनी सिग्नेचर से। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की सीरीज रहेगी वो हमारी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रहेगी। आगे के नोटिफिकेशन और नॉलेज के लिए यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।